हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कंडक्टिंग सेल एंड नॉन कंडक्टिंग सेल। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? देखो, ये दोनों क्या हैं? स्फीयर के ही क्या हैं? टाइप है। ठीक है, स्फीयर आपको पता है, अगर सर्कल को हम लोग 3D में कन्वर्ट कर दें तो जो चीज हमको मिलता है वो क्या होता है? स्फीयर होता है। ठीक है, स्फीयर का मतलब समझ लो एक फुटबॉल। अब फिजिक्स में जो हमारे पास जो कंडक्टिंग स्फीयर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंडक्टिंग स्फीयर और दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर का दूसरा नाम होता है सेल भी बोलता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल करके। ठीक है, तो सेल का मतलब समझ जाना कंडक्टिंग सेल, और नॉन कंडक्टिंग सेल जो ये इसको ऐसी ही नाम से देगा, नॉन कंडक्टिंग सेल। अब जैसे दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो, अगर आप कंडक्टिंग सेल को अगर चार्ज दोगे, मतलब आपने क्या किया, एक फुटबॉल लिया, उस फुटबॉल को आपने पंचर किया और पंचर करके आपने उसके सेंटर पर जो है बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस या बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस जो है आपने डाल दिया। ठीक है, जब आप इसको पंचर करके बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस डालोगे तो क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस कुछ देर बाद क्या होंगे, सरफेस पर जो है आ जाएंगे। ठीक है, सरफेस पर क्यों आएंगे? क्योंकि सारे यहां पर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस, ये सब पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। ठीक है, और वो रिपल करके कहां जाना चाहते हैं? एक दूसरे से मैक्सिमम दूर पर जहां तक जा सके वो जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं? इसके सरफेस तक ही जा सकते हैं। ठीक है, आगे तो नहीं जा सकते। क्यों आगे नहीं जा सकते? क्योंकि आगे तो एयर है। ठीक है, इसीलिए ये सारे चार्जेस जो होते हैं, सारे चार्जेस क्या है, सरफेस पर आकर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो हमने चार्ज कहां दिया? स्फीयर के अंदर में, लेकिन अल्टीमेटली चार्जेस कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया? इसके सरफेस पर। तो इस तरीके का जो सेल होता है इसको बोलते हैं कंडक्टिंग सेल। और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी जो है इसमें होती है। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस पर आ गया। जो नॉन कंडक्टिंग सेल होता है, नॉन कंडक्टिंग सेल की स्पेशलिटी क्या होती है कि अगर आपने चार्ज स्फीयर के सेंटर में दी है तो वो चार्जेस क्या होंगे, इस स्फीयर के अंदर ही रहेंगे, स्फीयर के सरफेस के इस आउटसाइड सरफेस के बाहर जो है नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है बोलते हैं। और अगर ये वॉल्यूम के अंदर में ही रहेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इस पर डेंसिटी जो होगी वो कैसी होगी? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो है होगी। ठीक है, मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि तरबूज जैसा होता है ना, वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर में जैसे सीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का आप समझ सकते हो कि उसके अंदर ही होंगे ये। लेकिन इसमें क्या होंगे, जब आप चार्जेस अंदर दोगे तो वो सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, बाहर पर जो है आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में जो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, और वो भी कैसा स्फीयर? कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देखते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर किसी पॉइंट पर जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बना सकता है। ठीक है, सो वही है हमारा अजम्पशन। सबसे पहले हमने क्या किया, इस स्फीयर को हमने कितना चार्ज दिया? कैपिटल क्यू टोटल चार्ज जो है हमने इसको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा होती है। हमने तीन चीजें पढ़ी, एक लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट सरफेस एरिया वो कितना है? सिग्मा है। ठीक है, चलो, अब ये हमारा क्या है? सेंटर है। हमने इस सेंटर पर स्फीयर को चार्ज दिया, लेकिन सारे चार्जेस रिपल्शन के कारण कहां पर आ गए? सरफेस पर जो है आ गए। ये जो यहां पर P है, ये पहले ऐसा था, देखो, ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, हमने इसको चार्ज दिया, यहां से जो है सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होकर जो है इसके सरफेस पर जो है इस तरीके से आ गए। इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर क्या है? एक पॉइंट है P, जहां पर हमको इस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस P पॉइंट पर, ये हमको फाइंड करना है। और वो भी किस मेथड से फाइंड करना है, किसके एप्लीकेशन से फाइंड करना है? सो आंसर है गॉसियन एप्लीकेशन, या फिर गॉस के एप्लीकेशन से जो है हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो गॉस का लॉ सबसे पहले क्या बोलता है? गॉस का लॉ यह बोलता है कि आप सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाओ। ठीक है, एक सिमेट्रिक सरफेस बनाओ जिसके हर एक पॉइंट पर ई और थीटा क्या हो? सेम हो। तो एक बात बताओ,
कि इस पी पॉइंट से होता हुआ ऐसा कौन सा हम लोग सरफेस बना सकते हैं जिसको ड्रॉ करने के बाद हर एक पॉइंट पर ई और थीटा क्या रहे, सेम रहे। सो आंसर है एक स्फीयर के ऊपर में दूसरा स्फीयर, मतलब एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के ऊपर में एक और फुटबॉल बना देंगे तो ई और थीटा क्या हो जाएंगे, सिमेट्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे चार्जेस अपना पॉजिटिव है और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती है, तो इस तरीके से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, यहां से बाहर जाएंगी। ठीक है, अब देखो इन सबका जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, 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 वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि एक स्फीयर के ऊपर में दूसरा स्फीयर डालोगे तो डिस्टेंस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर डिस्टेंस अगर आपका आर अगर सेम है तो ई का अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है किस पर, डिस्टेंस के स्क्वायर पर। तो अगर डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। उसके बाद थीटा चेक करते हैं, तो ये देखो ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहां पर ये छोटे से एरिया से पास हो रहा है तो यहां पर एक छोटा सा एरिया होगा ds, और इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलर। एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, और उसका एरिया वेक्टर कहां होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो देखो दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब अगर आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ध्यान से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्या हो रही है, सेंटर से निकल रही हैं और बाहर की तरफ जो है जा रही हैं। मतलब ये देखो सेंटर से निकल नहीं रही, लेकिन जब आप देखोगे तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा है कि आपको फील कैसा होगा कि कहां से आ रही हैं, सेंटर से जो है निकल रही है करके। ठीक है, सो ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस। गॉस के लॉ को यूज करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, दूसरा स्टेप हमारे, अच्छा यहां पर एक और चीज देख लेते हैं कि हमने टोटल चार्ज कितना दिया है, क्यू दिया है। मान लेते हैं स्फीयर का जो एरिया है वो ए है, तो हमारे पास एक चीज पता है कि सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो चार्ज पर यूनिट एरिया, सो यहां से क्यू की वैल्यू कितने हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए हो जाएगी। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा हमको इसकी तो हम लोग यहां पर निकाल लेंगे। और सिग्मा क्या है, अरे ये तो पढ़े हुए हो ना, चार्ज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो क्यू और सिग्मा में जो है ये रिलेशन जो है होता है। अब हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो 3 केस में फाइंड करेंगे। कैसे कैसे केस, एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पर बाहर में एक पॉइंट P है, इस केस में फाइंड करेंगे। फिर सेकेंड केस में उसके सरफेस पर जब वो पॉइंट होगा, मतलब उसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फाइंड करेंगे। और थर्ड केस में स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये जो है 3 चीजें हम लोग फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं आउटसाइड द सरफेस, मतलब सरफेस के बाहर जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमको फाइंड करना है। सो देखो पहला स्टेप, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कंसेंट्रिक स्फीयर का मतलब क्या होता है, एक स्फीयर का सेंटर और दूसरे स्फीयर का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। जैसे आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़े हो ना, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, उसी तरीके से हम लोग जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो एक स्फीयर के ऊपर में दूसरा स्फीयर जो है होगा, और उसका रेडियस कितना होगा, r, जो कि p का डिस्टेंस था। तो उसी डिस्टेंस को रेडियस लेकर हम लोग एक स्फीयर जो है क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, सो दैट p लाइज ऑन द सरफेस। तो देखो जब हमने स्फीयर में रेडियस ड्रॉ, इस डिस्टेंस को लेकर जब हमने स्फीयर ड्रॉ किया तो ये पॉइंट कहां आ गया, गॉसियन सरफेस के पॉइंट पर जो है आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो वही चीज है जो मैंने आपको समझाई थी कि E जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, और वहां पर क्या है, इफ द कंप्लीट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ सेंटर। लेकिन हम लोग तो शुरुआत में सबसे पहले चार्ज सेंटर को देंगे, लेकिन सारे चार्जेस सेंटर पर नहीं टिकेंगे, वो कहां आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल एडीएस कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। सो थीटा की जगह हमने 0 रखा तो कॉस 0 कितना हो गया, 1। ई तो हर एक पॉइंट पर सेम है, तो ई यहां से क्या हो जाएगा बाहर, और यहां पर क्या बचेगा, डीएस। अब डीएस क्या है भैया, तो ये स्फीयर था और इस स्फीयर को बाहर में गॉसियन सरफेस, तो डीएस क्या है, ये सब छोटे छोटे एरिया है, डीएस 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 डीएस। इन सब डीएस का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन करोगे। ठीक है, इन सब का जब समेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बड़े वाले स्फीयर का जो है आपका सरफेस एरिया मिल जाएगा। और इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। सो हमको मिल गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस कॉस थीटा की वैल्यू e इंटू 4πr²। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, तीसरा स्टेप हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस।
तीसरा स्टेप वही होता है कि नहीं, क्यू नेट की वैल्यू कितनी है, तो हमने तो शुरुआत में ही अज्यूम कर ली थी कि क्यू नेट हमारे पास कितना है, टोटल हमने क्यू चार्ज जो है उसको दिया है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है, अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस कॉस थीटा, मतलब यही फ्लक्स है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। सो ईडीएस कॉस थीटा की वैल्यू तो आपने कंसिडर कर ली है, कितना आया था, E इंटू 4πr², और टोटल चार्ज क्यू नेट के जगह पर कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन में सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा हमारे पास, 1/4πε0 और क्यू अपॉन में r²। अब जब आप ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला किसके जैसा है, जैसा हमने पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव किया था वैसा है कि नहीं। सो सेम एज द पॉइंट चार्ज, और होगा ही क्योंकि हमने चार्ज कहां दिया था, सेंटर में ही दिया था, लेकिन बस वो तो उसकी प्रॉपर्टी के कारण बाहर आ गई। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, जैसा हमने शुरुआत में दिया था सेंटर में, उसी का फॉर्मूला हमको यहां पर मिलेगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखो, मैं इसको लिख देता हूं ई ओ लिख देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसकी बात हो रही है, आउटसाइड की, ठीक है। मतलब जो हमारा चार्ज था वो तो इस सरफेस के में था, लेकिन हमारा पॉइंट क्या है, इससे बाहर में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई आउटसाइड। सो 1/4πε0 क्यू अपॉन में r²। ये 1/4πε0 कूलम्स कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है, टोटल चार्ज भी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है r² पर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, मतलब आप इस स्फीयर को जो चार्ज दियो ना, उस चार्ज से जितना दूर आप जाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, उतना टाइम जो है वीक होते जाएगा। जैसे अगर P यहां पर है, अगर डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1 डबल कर दिए तो 2r² हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनवर्स स्क्वायर के लॉ पर ये चलेगा। जब आप डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/9 टाइम्स वीक हो जाएगा। जब डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दोगे तो 1/16 टाइम्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये है हमारा फर्स्ट केस। गॉस लॉ का हमने क्या किया, आउटसाइड के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर लिया। अब देखते हैं जब हमारा P जो पॉइंट है वो कहां पर हो, ऑन द सरफेस हो, जिस स्फीयर की हमने बात की थी मान लो उसी स्फीयर पे है। तो देखो हमारे पास स्फीयर कैसा था, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये मान लो हमारा स्फीयर था और इसको सेंटर यहां था, लेकिन हमने चार्ज इसको यहां दिया था, तो सारे चार्जेस क्या हो गए थे, सरफेस पर फैल कर आ गए थे। पहले हमारा P पॉइंट दूर में था, अब ये P पॉइंट जो है कहां पर आ गया है, इस सरफेस पर जो है आ गया है। और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस है r, कैपिटल R लिखा हूं ना, और पहले वाले केस में P जो था वो यहां पे था और उस डिस्टेंस को हमने क्या रखा था, R। तो बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, बस क्या चीज बदल जाएगा, अभी क्या चीज बदला है, डिस्टेंस पहले ज्यादा था, वही डिस्टेंस अब कम हो गया है। तो डिस्टेंस कम हो गया तो स्मॉल r की जगह कौन आ जाएगा, कैपिटल R। तो हमारे लिए और दोबारा हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाकी सारे चारों स्टेप्स को हम लोग स्किप करेंगे और डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि P पॉइंट P इज ऑन द सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड E सरफेस लिख दो यहाँ पर, E सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में r²। इतना जो है ऑन द सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। समझ में आ गया, r जो है छोटा होते होते यहां तक पहुंच गया, तो हमने यहाँ पर r को, यहाँ पर स्मॉल r को हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। चलो अब इस पर भी देखो 1/4πε0 और Q तो कांस्टेंट है, मतलब सरफेस पर भी जो है वो क्या है, 1/r² पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये अभी काम आएगा जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है। तीसरा है हमारे पास देखो, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ठीक है। जब हमारा P पॉइंट क्या हो, उस स्फीयर के अंदर में चले जाए, मतलब हमारे पास ये स्फीयर था ना, अब पहले तो हमने आउटसाइड द सरफेस लिया, फिर ऑन द सरफेस लिया, अब मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहाँ है, अंदर चले गया। स्फीयर के अंदर में हम लोग पता करना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो देखो, कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। अगर आपको अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो गॉस के चारों स्टेप्स तो फॉलो करने ही होंगे। तो हमने गॉस के पहले स्टेप में हमने क्या किया, अगर हमारा सेंटर ये है और ये हमारा अगर P पॉइंट है तो हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो हमने उस फुटबॉल मतलब जो स्फीयर था उसके भीतर में हमने क्या किया, एक और स्फीयर जो है हमने इमेजिन कर ली। अब ये मत समझना कि सर स्फीयर के भीतर में कैसे स्फीयर बनाएंगे, ये सब इमेजिनेशन है भैया, गॉसियन सरफेस भी कोई रियल सरफेस नहीं होता है, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, गॉसियन सरफेस बनाना। तो हमारा जो ओरिजिनल स्फीयर था उसका रेडियस था कैपिटल R। अब हमने स्मॉल r डिस्टेंस का रेडियस लेकर जो है इसके अंदर में एक स्फीयर जो है हमने ड्रॉ कर दी।
ठीक है। सो उसके बाद फर्स्ट स्टेप तो हो गया, सेकंड स्टेप क्या होता है, ईडीएस कॉस थीटा का कैलकुलेशन करना। सो डीएस क्या होगा, हर एक पॉइंट पर अगेन ई और थीटा सेम होंगे, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 0, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। सो ईडीएस कॉस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद यहां पर देखो अंदर में कितना चार्ज है, अंदर में कुछ चार्ज है क्या। हमने भले ही स्टार्टिंग में चार्ज अंदर में दिया था, लेकिन सारे चार्जेस कहां पर आ गए, बाहर में आ गए। सो यहाँ पर क्यू नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी चार्जेस जो है नहीं होंगे। ठीक है, अब नहीं होंगे तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई 0। अब हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं, तो ईडीएस कॉस थीटा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज तो 0 है, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब 0, मतलब हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस की वैल्यू क्या आ गई 0। सो डीएस इधर जाके डिवाइड करेगा और 0 हो जाएगा, और ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, डीएस भी इधर जाके 0 हो गया। सो ई की वैल्यू हमको क्या मिल गई 0। तो इससे क्या चीज समझ में आया कि किसी गॉसियन किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है 0 होता है। समझ में आ गया। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ के एप्लीकेशन का, कि गॉस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो गॉस लॉ का सिग्निफिकेंस ये होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी स्फीयर के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। ऊपर में देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये गॉस लॉ लिख दी है, ठीक है, गॉसियन सरफेस इज 0। ठीक है, सो आप सुधार लेना, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज 0। गॉसियन सरफेस के अंदर में अगर हमारे पास स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होता है। इसकी जानकारी हमको गॉस के लॉ से मिलती है। तो अगर आपको नीट या जेईई के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन दे देता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस लॉ, ऑप्शन ए, इट गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द स्फीयर 0, और ऐसे 2-3 अगर ऑप्शन आपको और दे देते हैं तो आप किसको टिक करोगे, स्फीयर के अंदर में गॉसियन सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0 होता है। और वो सिर्फ किस केस में, स्फीयर के इनसाइड वाले केस में जो है होता है। ठीक है, तो इस केस के कारण ये क्या हुआ था, बहुत फेमस जो है हुआ था। ठीक है, और हमने थियोरेटिकली इसका कैलकुलेशन किया, प्रैक्टिकली भी हमने देखा कि स्फीयर के अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नहीं होता है। इसी के कारण से तो जब आपको बोला जाता है कि जब आंधी तूफान आ रही हो, थंडर स्टॉर्म चल रहा हो, तो कार के अंदर में बैठना क्या होता है, ज्यादा सेफ होता है। क्यों सेफ होता है समझ में, वैसे अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन एक और तरीके से दूंगा, कैविटी के तरीके से, लेकिन एक और रीजन क्या देखो, जब बादल चमकता है, ठीक है, तो उस लाइटिंग होती है, तो लाइटिंग में भी क्या होते हैं, उसमें भी चार्जेस होते हैं। ठीक है, जो लाइटनिंग होती है ना, चमकता है, उसमें चार्जेस होते हैं, और जब चार्जेस आते हैं कार के बॉडी से टकराते हैं, तो सारे चार्जेस कार के बॉडी पर क्या होते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे तो किस तरीके का बिहेव करेंगे, इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग स्फीयर। और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में हमको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नहीं होता। तो हम लोग कार के अंदर में बैठे हैं, तो हमको कोई भी झटका जो है नहीं लगेगा। तो समझ में आ गया। तो ये गॉस का जो है क्या था, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि कैविटी के अंदर में या स्फेरिकल सरफेस के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ गया। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अभी हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे। ठीक है, तो अब हमको इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये ग्राफ भी एग्जाम में पूछता है, आपको चार्ट और ग्राफ ऐसे करके बना बना के दे देगा। ठीक है, और बोलेगा कि इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में जो है रिलेशन बता रहा है फॉर कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, और कैलकुलेशन करने के बाद हमको ग्राफ बनाना है। तो पूछेगा कि इनमें से वो कौन सा ग्राफ है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को जो है स्टडी कर सकते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो हमने 3 केस लिया था, एक आउटसाइड, एक सरफेस और एक इनसाइड। तो इस डिस्टेंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
ये ऑन द सरफेस है, ठीक है, ये वाला, और ये क्या है, आउटसाइड द सरफेस है, और ये हमारा क्या है, इनसाइड द सरफेस है। तो देखो इनसाइड द सरफेस हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 0 है। इनसाइड अभी अभी तो निकाले है ना, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो डिस्टेंस तो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, इसी लाइन के ऊपर में आपको ऐसा दूसरा लाइन जो है ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो सकता है, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है सरफेस पर। क्यों, क्योंकि ई सरफेस जो था वो किस बात पर डिपेंड कर रहा था, 1/r² पर, और यहां पर कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। आर जितना छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, लेकिन इस स्फीयर का जो रेडियस है वो तो फिक्स्ड है, उससे छोटा अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। और उसके बाद आउटसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, r² पर, और ये r तो बढ़ते बढ़ते जाएगा क्योंकि ये हमारे स्फीयर का सेंटर है। हमारा P पॉइंट हो सकता है यहां पर हो, या हो सकता है और दूर हो, और दूर हो, तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टिंग स्फीयर में वो कहां पर होता है, सरफेस पर, क्योंकि ये जो r है ये कांस्टेंट है, ये कैपिटल R जो है और छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि और छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अब ये R जब बड़ा हो जाएगा तो कौन सा केस आ जाएगा, आउटसाइड, और आउटसाइड में तो बढ़ते जाएगा डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। सो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। देखो ई जो है इस पॉइंट पर कैसा है, एकदम पीक पर है। अब इस r डिस्टेंस से और आगे जब आप जाते जाओगे तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा। और वो भी कैसे वीक होते जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ के बेसिस पर। अगर डिस्टेंस को डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को ट्रिपल कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 गुना कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को 4 गुना करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/16 टाइम्स हो जाएगा। मतलब यहां पर जो हम लोग का ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा। ये चीजें आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी क्लास 11th में, कि अगर आप दो क्वांटिटी के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, जैसे यहां पर दो क्वांटिटी कौन सी है, E और R, तो E की पावर क्या है, +1, और R की पावर क्या है, -2। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ऐसे दो क्वांटिटीज के बीच में जिसमें से एक की पावर +1 है और दूसरे की पावर -2 है, तो वो जो ग्राफ बनता है वो बनता है डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ, ठीक है। और अगर दोनों की पावर सेम है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का ग्राफ जो डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ जो है बनेगा। समझ में आ गया। और ये इंफिनिटी पर जाकर पूरा का पूरा इंफिनिटी पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो आप सडनली ग्राफ को ऐसा मत दिखा देना कि ये मैक्सिमम है और उसके बाद ये 0 करके, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां से 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से इस तरीके से स्लोप डिक्रीज होते होते जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर 0 से टच नहीं करा है, ये 0 पर टच कब करेगा, जब इंफिनिटी पर पहुंचेगा। सो ये हो गया हमारा कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ग्राफ। ये देखो ये ग्राफ आपको याद रखना है, क्योंकि अभी जब हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे पोटेंशियल वाला, तो भी वहां पर ऐसे हमको ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आपको 4 ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, चूज करो। तो सेम ग्राफ लगते हैं हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टा सीधा ग्राफ को जो है टिक करके जो है आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये आपके सीबीएसई एग्जाम में ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन शायद ही पूछेगा, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसे 4 ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि बताओ भाई कौन सा ग्राफ जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंडक्टिंग स्फीयर का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मैंने बताया था नॉन कंडक्टिंग क्या था, कि अगर हम लोग चार्ज अगर अंदर देंगे तो चार्ज क्या होगा, उसके भीतर ही भरा रहेगा, बाहर जो है नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो देखो आउटसाइड द सरफेस और ऑन द सरफेस, वहां पर किया था ना, एक स्फीयर था सेंटर से बाहर था तो ये आउटसाइड था और ये क्या था, ऑन द सरफेस था। तो ये दोनों केसेस जो होंगे वो क्या होंगे, कंडक्टिंग स्फीयर का जैसा फॉर्मूला आता है ना, सेम टू सेम फॉर्मूला मिलेगा। देखो जब आप पहली बार पी पॉइंट को बाहर रखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, जब दूसरी बार में पी पॉइंट यहां पर सरफेस पर आ जाएगा तो वो चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो पहले केस में जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जैसा बनाया था आप सेम टू सेम इस वाले में भी उसको एज इट इज करोगे,
ठीक है। लेकिन अगर आप कोई एग्जाम में आ गया कि इलेक्ट्रिक फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो वहां पर ऐसा डेढ़ होशियार बन के लिख के मत आ जाना कि आउटसाइड द सरफेस एंड ऑन द सरफेस विल बी इक्वल टू द इज सेम एज द कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अभी तो हमारे पास सेम टू सेम है दोनों क्वेश्चन, इसीलिए मैं वहां पर आपको दोनों चीजों को नहीं बता रहा हूं। अगर आपको पर्टिकुलर नॉन कंडक्टिंग सेल के तीनों केसेस अगर बोलता है बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, ऊपर के 2 स्टेप जैसे हैं सेम टू सेम पूरा का पूरा क्या करोगे, कॉपी करोगे। ठीक है, तो अभी हमने टाइम सेविंग करने के लिए जो है इसको क्या किया, इसको और दोबारा डिराइव हमने नहीं किया। समझ में आ गया। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग वाला पूछता है तो कंडक्टिंग के केस ड्रॉ करना। अगर आपको कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों पूछता है तब आप यहां पर ये चीज जो है आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछता है, तब आप उसको ऐसा जो है आउटसाइड द सरफेस और ऑन द सरफेस सेम है करके लिख सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई पूछे तो ऐसा शॉर्टकट नहीं करना है। तो अब हम लोग तीसरा देखते हैं, क्योंकि थर्ड में हमको डिफरेंस मिलेगा। इनसाइड द सरफेस, तो इसका हमने टोटल चार्ज कितना दिया है, इसको हमने टोटल चार्ज दिया है Q, और इसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कितना होगा, रो। रो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो है चार्ज, ये हमारा रो है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये स्फीयर है, इसको मैं जूम करके यहां बताया, ठीक है, बड़ा करके। तो हमको इनसाइड चाहिए, मतलब ये स्फीयर का सेंटर है और यहां पर हमारा P पॉइंट होगा। तो हमने क्या किया, इसके भीतर में जो है एक P पॉइंट हमने कंसिडर किया, और इस स्फीयर का जो रेडियस था, उस स्फीयर का रेडियस कितना था, R था। लेकिन हमको जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वो अंदर वाला जो पॉइंट है वो स्मॉल r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, सो गॉस के लॉ को जब आप अप्लाई करोगे तो आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस सरफेस के अंदर में हमने एक और स्फीयर जो है कंसिडर कर लिया, क्योंकि गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पर ई और थीटा क्या हो, सेम हो। तो हमने इसके भीतर में जो है एक और छोटा सा स्फीयर ड्रॉ किया, वो हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, देखो, कंसिडर द गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस r। हमारा जो ओरिजिनल स्फीयर था वो कैपिटल R रेडियस का था, हमको इनसाइड में जो चाहिए उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, ईडीएस कॉस थीटा का कैलकुलेशन करना। तो ई और थीटा तो सेम है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, सो कॉस 0 हो जाएगा 1, और यहाँ पर हमारे पास ई तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और डीएस क्या है, ये छोटे छोटे एरिया है, ये डीएस ये डीएस ये डीएस ये डीएस, अभी इनसाइड वाला तो इनसाइड वाला एरिया, तो ये सब डीएस मिलकर क्या बनाएंगे, छोटा स्फीयर का एरिया, और छोटा स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल r। सो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट चार्ज। तो नेट चार्ज का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखो, हमारे पास क्या पूरा का पूरा ओरिजिनल स्फीयर है क्या, नहीं, हमारे पास तो उस स्फीयर का कुछ छोटा सा पार्ट है। ये देखो, हमने जो चार्ज दिया था उस चार्ज को मैंने जूम करके आपको इतना बड़ा बताया था। तो क्या हम लोग ये जो गॉसियन सरफेस कंसिडर किए उसके अंदर में टोटल चार्ज आ रहा है क्या, जितना हमने दिया है, नहीं, ये देखो ये सब तो बाहर चले जा रहे हैं। तो हमको तो नेट चार्ज चाहिए, और नेट चार्ज कौन सा होता है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर में होता है। सो देखो, हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसका वॉल्यूम मान लेते हैं V है, V वॉल्यूम का हमने गॉसियन सरफेस बनाया, और हमारे पास एक और फॉर्मूला है कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज होता है, रो, और हमारे पास अभी जो ये जो वॉल्यूम है वो कितना है, V। तो इस V वॉल्यूम के अंदर में चार्ज कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, रो इंटू V करके, और इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि रेडियस तो r है, तो 4/3 रो पाई r क्यूब जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग जब चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे तो ये बाहर के चार्जेस जो है नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग इस Q नेट के जगह कैपिटल Q हम लोग गिवन चार्ज को नहीं लिख सकते। समझ में आ गया, क्योंकि उसमें से कुछ चार्जेस तो बाहर छूट गए हैं जो कि हमारे लिए काम का नहीं है, तो हमको सिर्फ अंदर के चाहिए थे, इसीलिए हमने रो इंटू वी कर दिया। ठीक है, अब गॉस लॉ ईडीएस कॉस थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, ईडीएस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और E अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास E नॉट की वैल्यू कितनी थी, 4/3 रो पाई r क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दी। अब जो जो चीज कैंसिल हो सकती थी हमने उसको कैंसिल कर दिया, जैसे यहाँ पर r क्यूब है, यहाँ r स्क्वायर है, तो यहाँ से r स्क्वायर और यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिलेशन पाई और पाई कैंसिल हो सकता है, तो जो जो कैंसिल हुआ हमने कैंसिल कर दिया, और हमको E की वैल्यू कितनी मिल गई, रो
R अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब रो क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक बार पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 3 तो कांस्टेंट है ही, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी भी कांस्टेंट है। सो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग सेल वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर। इसका मतलब समझे आप, उस गॉसियन सरफेस के, ये तो हमारा ओरिजिनल था, ये हमारा क्या था, ओरिजिनल था, ये है हमारा गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, ये इनसाइड के केस में है। ठीक है, अब अगर हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सो देखो, हमारे पास आउटसाइड का भले ही हमने डेरिवेशन नहीं किया था लेकिन कंडक्टिंग में तो कर चुके थे। तो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किस बात पर डिपेंड कर रहा था, 1/r² पर डिपेंड कर रहा था। फिर उसके बाद ऑन द सरफेस किस बात पर डिपेंड कर रहा था, स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर पर। और अभी केस में जो है, पहले के केस में क्या था, देखो कंडक्टिंग के इनसाइड में क्या हो गया था, 0, लेकिन नॉन कंडक्टिंग के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, बल्कि वो r पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो यही दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर आपसे कोई और पूछे तो कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है, तो पहला चीज तो ये है कि दोनों में हम लोग चार्ज अंदर देते हैं, लेकिन कंडक्टिंग में क्या होता है, वो सरफेस पर आ जाता है और नॉन कंडक्टिंग में वो अंदर ही रहता है। दूसरा, कंडक्टिंग स्फीयर के उसमें जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सरफेस वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वॉल्यूमेट्रिक होता है। तीसरा, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जबकि नॉन कंडक्टिंग के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं होता। और अंदर में जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक एक्सिस में हमने E को लिया, दूसरे एक्सिस में हमने R को लिया। सो फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, ये हमारा सरफेस है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। सो इनसाइड में देखो जैसे जैसे R बढ़ते जाएगा तो E की भी वैल्यू क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। मतलब इसकी भी पावर +1 है और इसकी भी पावर +1 है। तो जब दो क्वांटिटीज जिसके बीच में आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो दोनों की पावर अगर प्लस है तो वो होता है एक स्ट्रेट लाइन, और वो भी इंक्रीजिंग। सो ये सेंटर है, सेंटर से सरफेस तक का जो है क्या होगा, ऐसा। ठीक है, इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस R का डिस्टेंस का नाम बदल कर क्या हो जाएगा, कैपिटल R²। सो इस केस में भी सरफेस पर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि ये जो स्मॉल r है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, कैपिटल R। ये जो आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है ये मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, जितना स्फीयर का रेडियस है उतना बड़ा हो सकता है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो सरफेस पर इसमें भी मैक्सिमम और उसमें भी मैक्सिमम। फिर आउटसाइड क्या हो जाएगा, 1/r², मतलब एक की पावर +1 दूसरे की पावर -2, मतलब स्लोप जो होगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन कंडक्टिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। ठीक है, एक और चीज यहां पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि गॉस के लॉ के बहुत बड़े एप्लीकेशन है, तो उसमें से एक है कर्लिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कर्लिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके पास स्फीयर था तो स्फीयर तो स्मूथ होता है, तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सेम था। लेकिन जब आपके पास कुछ सरफेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें कॉर्नर्स आ जाते हैं, सो कॉर्नर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या हो जाना, बेंड हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। देखो यहां से लेके सरफेस यहां तक प्लेन था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे थे, यूनिफॉर्म थे, पैरेलल थे। लेकिन इस कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, यहां पर पैरेलल है क्या, आंसर है यहां पर पैरेलल नहीं है। सो कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेंड होना ही क्या कहलाता है, कर्लिंग कहलाता है। सो कर्लिंग इज अ इफेक्ट इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली एट द कॉर्नर। कॉर्नर से नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना क्या कहलाता है, कर्लिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, जिसको मैंने आपको बताया था कि नहीं, कार के अंदर में अगर हम लोग बैठते हैं तो कार के अंदर में बैठने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जो है नहीं पहुंच पाता। सो इसका यूज कहां पर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का यूज जो होता है आपके मोबाइल वगैरह को बचाने के लिए भी होता है। क्योंकि आपके मोबाइल, कभी कभी आपने सुना है कि नहीं, जैसे आपके घर वाले ये बोलते होंगे कि अगर गरज रहा है बादल तो बोलते हैं कि मोबाइल टीवी को ऑफ कर दो करके। ठीक है, नहीं तो मोबाइल में क्या होता है, शॉक लगता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब लाइटनिंग होती है तो उससे चार्ज आते हैं
और अगर चार्ज आपके मोबाइल पर आ जाएंगे तो आपके मोबाइल के अंदर में जितने भी पार्ट्स हैं उसके मदरबोर्ड्स हैं उसको डैमेज कर देंगे, और डैमेज कर देंगे तो सिंपल सी चीज आपको शॉक तो लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल को सेफ करने के लिए एक कैविटी बना देते हैं, ठीक है। एक ऐसा हम लोग सरफेस लेते हैं जो कि चारों तरफ से क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, और इसके अंदर में हम लोग अपने मोबाइल के पार्ट्स को जो है इसके रखेंगे, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे उसका रेजिस्टेंस हो, चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो कि मोबाइल को रन करने की जरूरत है, उसको एक परफेक्ट कैविटी के अंदर में जो है रखते हैं। कैविटी मतलब चारों तरफ से क्लोज सरफेस। तो अगर हमारा लाइटनिंग होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आएगा तो ये अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर पर ये रुक जाएगा और अंदर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने पढ़ा है कितना होता है, 0। तो इससे आपके डिवाइस के अंदर में जितने भी कंपोनेंट लगे उनका सेफ्टिंग जो है उसकी हो जाएगी। इसका दूसरा एक और इंपॉर्टेंट यूज क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, कि जैसे आपका मोबाइल को कोई हैक करना चाहेगा तो मोबाइल की हैकिंग कैसे होती है, आपका मोबाइल कैसे चलता है, नेटवर्क से चलता है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, जिसको आप टावर बोलते हैं ना, तो टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके फोन पे आते हैं। तो वो जो वेव हैं वो भी आपके डिवाइस के अंदर तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये कैविटी है, तो उसके कारण आपकी मोबाइल की हैकिंग भी जो है रुक सकती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और कार वाला तो मैंने आपको बता दिया कि अगर एक कार है, कार के अंदर में आप बैठे हुए हो, लाइटनिंग अगर हो रही है तब आपको अंदर में ही बैठे रहना क्या होगा, आपके लिए सेफ होगा। क्यों? क्योंकि जब लाइटनिंग होगी तो लाइटनिंग से चार्जेस आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ये सारे चार्जेस कहां हो जाएंगे, सरफेस पर जो है कार के इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा, बाहर की तरफ, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए लाइटनिंग के समय खिड़की दरवाजे बंद करके कार के अंदर में बैठना क्या होता है, सेफ होता है। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो है, कुछ क्वेश्चंस जो है जो एग्जाम में आए हुए हैं या कुछ नीट में भी आए हुए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है मुझसे कमेंट कर सकते हो या मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।